टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक में जिन पे आज मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ। मैं चंदन कुमार पांडे, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका फिलहाल मार्गदर्शक तैयारी में लगा हुआ हूं और आपका ढेर सारा प्यार की मुझे ज़रूरत है। तो इस चैनल के माध्यम से अपना प्यार जरूर बढ़ाएं, जरूर दें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। आइए साथियों, जिन पियाजे, याद रखिएगा, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। देखिए ये सिद्धांत जो है इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं आके जिन पियाजे के बारे में। देखिए जिन पियाजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ था 9 अगस्त को हुआ था, ठीक ना। 9 अगस्त आपको 1896 में हुआ था। और साथ ही इनका जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु का जो समय था आपको 16 सितंबर था। 16 सितंबर आपको 1980 में। तो याद रखिएगा ये अक्सर टेट रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपका यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, मतलब जो भी बिहार टेट हो गए, जो भी आपके टेट हो गए, राजस्थान रीट वगैरह हो गए, तो उसमें ये तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन सीटेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको भी आपके पास रख दिया, ताकि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे पीछे मत हटिएगा। इस बारे में नॉलेज आपको होना जरूरी है। आइए साथियों, पॉइंट नंबर 2 की तरफ देखते हैं। इस विकास का प्रतिपादन किसने किया था? जिन पियाजे ने। कौन से विकास का प्रतिपादन? याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे द्वारा ही दिया गया है। यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जिन पियाजे के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। उन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चे पर, याद रखिएगा, खासकर उन्होंने अपने बच्चे पर और आस पड़ोस के वातावरण के अनुसार बच्चे जो कैसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो नाम है उसमें संज्ञान भी आ सकता है, ज्ञानात्मक भी आ सकता है, मानसिक विकास भी आ सकता है। तो इन नामों से इनकी परिचय है। तो याद रखिएगा, इन नामों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम की तैयारी से आप जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा एक के अनेक नाम हैं। जैसे संज्ञान का हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, मानसिक विकास हो गया। अध्ययन किसने किया था? तो एकदम बिना समय गंवाए जिन पियाजे पर टिक लगाइए और तुरंत 1 नंबर पाइए। अगला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 4, इस सिद्धांत को विकसात्मक सिद्धांत और अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, विकसात्मक यानी विकास का जो क्रम है उस अनुसार यह सिद्धांत प्रतिपादन हुआ है। साथ ही साथ अवस्थाओं के अनुसार भी इस सिद्धांत को बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हमें मिलेंगी। जैसे जैसे मैं पॉइंट आगे लेते जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, जिन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे जैविक परिपक्वता, यानी जैविक मतलब क्या हो गया? बायोलॉजिकल, याद रखिएगा, जैविक परिपक्वता जो होती है उनमें आती है, वैसे वैसे वस्तु के बारे में, कोई भी वस्तु, विषय वस्तु, कुछ भी सोचना हो गया, किसी भी वस्तु के बारे में बच्चा अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाना चालू कर देता है। वह खुद की एक दुनिया बनाना चालू कर देता है। वो किसी और के पीछे नहीं भागता है। उसके दिमाग में अगर आया कि हाँ ये चॉकलेट है, तो ये चॉकलेट मीठा लगता है, ये लगता है चॉकलेट से, हम उसे बताएंगे कि चॉकलेट खाने से बीमारी होगी, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं, चॉकलेट खाने से बीमारी नहीं होगी, चॉकलेट खाने से और मजा आएगा। तो उसने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाना चालू कर दिया। तो यह किसका मानना है? जैविक परिपक्वता। याद रखिएगा, जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल, ठीक ना, मैचुरेशन जो होता है, वो जिन पियाजे का मानना था कि बच्चे में जैसे जैसे वस्तु के बारे में सोचना चालू करता है वैसे वैसे एक कॉन्सेप्ट बनाना चालू कर देता है। जैसे में देखिए, यहाँ पर कुछ मैं आपको देना चाहूँगा, नोट्स में मैंने दिया है ऑलरेडी, थोड़ा देख लेते हैं। जिन पियाजे का मानना था कि बच्चे के अंदर सबसे पहले विकास होता है। देखिए एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को लेकर ना 2 मनोवैज्ञानिक के बीच में अलग अलग मतभेद हैं। इसको मैंने नोट के माध्यम से आपको इसलिए डाला ताकि ये प्रश्न हमेशा बार बार आते रहे। 2011 से 2022, याद रखिएगा 2022 तक ये प्रश्न आते रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, जिन पियाजे का मानना था कि बच्चे के अंदर सबसे पहले विकास होता है, फिर अधिगम यानी सीखने की क्षमता। याद रखिएगा, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। किसी भी चीज को सीखने की क्षमता पनपती है। लेकिन लेवाइगोस्की, याद रखिएगा, यही वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जिन पियाजे के द्वारा दी गई ये वाला थ्योरी को गलत ठहराते हुए बोला क्या चीज कि नहीं, लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चा सबसे पहले समाज और संस्कृति से सीखता है। यानी सबसे पहले वह समाज से सीखेगा। समाज का सबसे पहला नींव को क्या होता है? आपका घर परिवार, घर के जितने सदस्य हैं, मम्मी पापा, दीदी भैया, चाचा चाची, ये सब घर के सदस्य हो गए। साथ ही साथ संस्कृति, जैसे हम लोग जिस परिवेश में, जिस संस्कृति में हम जीते हैं, उस अनुसार से बच्चा पहला सीखता है। यानी उनका कहना है कि अधिगम से पहले सीखता है, ठीक ना, बाद में उसका विकास होता है। यानी सबसे पहले वो क्या करता है? इन सबको अडॉप्ट करता है, इन सबसे सीखता है, और बाद में बच्चे के अंदर विकास चालू हो जाता है, ठीक ना।
तो इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस था। इनका मानना था कि सबसे पहले विकास होता है और इनका मानना था कि नहीं, सबसे पहले बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है। इनका कहना था कि विकास पहले होता है, बाद में बच्चा अधिगम करना चालू करता है। इनका कहना था कि नहीं, सबसे पहले बच्चा अधिगम यानी करता है, ठीक ना, पहले अधिगम करता है, बाद में उसका विकास होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस मेनली माना गया है और डिफरेंस बहुत ही हद तक आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट को दोहरा रहा हूँ। एक बार पॉज करके आप पढ़िएगा, दोबारा थोड़ा सा बैक करके जरूर सुनिए, आपको समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार सबसे पहले विकास होता है, बाद में वो सीखने की क्षमता को विकसित करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे पहले क्या होता है, बच्चा सीखता है, बाद में उसकी विकास होती है। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ये निश्चित है कि इस बार के भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। मेरे तरफ से 1 नंबर एकदम पक्का समझिए। इसमें यही अंतर है इन दोनों मनोवैज्ञानिक में। मनोवैज्ञानिक में यही डिफरेंस पाया गया है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। याद रखिएगा, किन्होंने इस बात को कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने ही सिद्धांत की रचना करते हैं। वह किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके अपने एक अलग कंसेप्ट होते हैं, वह अलग ही कल्पना की दुनिया में रहते हैं। उनके अनुसार अगर डोरेमोन देख रहे हैं तो डोरेमोन की कल्पना की अलग कल्पना करना चालू कर दिए। छोटा भीम देख रहे हैं तो छोटा भीम की एक अलग दुनिया बनाना चालू कर दिए। यानी जिस परिवेश में जिस विषय वस्तु को लेकर वह देखना, सोचना, समझना प्रारंभ कर देते हैं, वह क्या करते हैं, अपने एक नन्हे वैज्ञानिक का रूप ले लेते हैं। एक छोटे छोटे कंसेप्ट में बड़े बड़े ज्ञान का विस्तार करना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे, देखते हो, एक एक बच्चा ऐसा ऐसा प्रश्न करता है जिसका उत्तर नहीं। पापा ये हुआ तो क्यों हुआ, मम्मी ये हुई तो क्यों हुआ, भैया यही काहे हुआ, इसीलिए काहे हुआ। तो इरिटेट हो जाते हैं हम लोग। लेकिन इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, एक्टिव मूड में होते हैं, वो हमेशा जानने का प्रयास करते हैं, तथा वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उनकी अपनी एक कल्पना का दुनिया है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम उसे मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते हैं। उसकी जिज्ञासा मन में है, उस जिज्ञासा को हम तुरंत शांत करने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक का तो यही गुण है कि अगर बच्चा कोई प्रश्न आपसे करता है तो हम उसे टाइम नहीं देंगे, कल बता देंगे, परसों बता देंगे, चौथा रोज बता, ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि उसकी जिज्ञासा को उसी समय शांत की जाए, ताकि वह आगे का प्रश्न करने के लिए सक्षम हो सके। जब बच्चा उस समय कॉन्सेप्ट ही अपना क्लियर नहीं कर पाएगा तो अगला प्रश्न वो कैसे करेगा। इसलिए पियाजे का मानना था कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने ही सिद्धांत की रचना करते हैं। आइए, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे की सोचने की जो क्षमता होती है, देखिए जो भी बच्चा सोचता है, वयस्क यानी अडल्ट, हमारी सोच जो हम सोचते हैं, याद रखिएगा, उनसे थोड़ा अलग सोचता है। जैसे बच्चा, अगर हम सोच दिए कि हमारी पारिवारिक जीवन है, जैसे हम सोच रहे हैं, हम एक अभ्यर्थी हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग शिक्षक बन जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त ये सोचेंगे सरकारी नौकरी मिल जाएगा, आराम से सोएंगे। तो ये अलग अलग अपनी अपनी कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसी प्रकार से बच्चों में भी एक कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच जो है, उस सोच से उनका सोच अलग होता है। लेकिन जितना हम सोचते हैं, मान लीजिए कि हम 1 घंटा सोच लिए, ठीक ना, 1 आवर सोच लिए, तो क्या बच्चा 1 घंटा नहीं सोच सकता है? बिल्कुल सोच सकता है भाई। बच्चे के अंदर भी वो काबिलियत है सोचने की। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो बच्चे की सोचने की जो क्षमता होती है, यानी एडल्ट वयस्क से प्रकार में अलग होते हैं, यानी टाइप्स में अलग होते हैं। वो कुछ और सोचेगा, हम कुछ और सोचेंगे, लेकिन मात्रात्मक यानी क्वांटिटी में अलग नहीं होगा। हो सकता है कि वो 2 घंटा सोचे, हम 3 घंटा सोचे, तो सोचने की जो कैपेसिटी होती है उसमें कमी नहीं होता है। हाँ, टाइप अलग होता है, वो कुछ और सोचेगा, हम कुछ और सोचेंगे। तो इस प्रश्न को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कम से कम अभी तक ये 10 बार से ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। 10 टाइम क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए बिना हिचकिचाहट को इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। आइए, अब यहां पर बात करते हैं कुछ नए तथ्य की। अभी तक तो पियाजे का जो तथ्य था, मैंने उसको एक एक करके बताने का प्रयास किया। अब उनके कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। पहली बात है कंसेप्ट ऑफ, ठीक ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। याद रखिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपको हिंदी में याद करने में दिक्कत हो तो इंग्लिश में इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में इसका कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ आएगा तो एक ही पॉइंट आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहां पर आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी अच्छा है, बस इसे ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। पहली बात, अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन। पहली बात आपको मैं बताना चाहूँ, एडॉप्ट करना। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चीज को एडॉप्ट करना। हम लोग सीखते हैं, किसी भी चीज को एडॉप्ट कर लिए, कहीं हम जाते हैं, जाने के बाद कुछ हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज नया चीज होता है तुरंत एडॉप्ट कर लेते हैं, उसे अनुकूलन कर लेते हैं, उसे देखते हैं, उसे पहचानते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि जब बच्चा जिस तरीके से वयस्क एडॉप्ट किसी भी तथ्य और वस्तु को करता है, बच्चा भी उसी तरीके से करता है। जब बच्चे वातावरण के अनुसार अपने को समायोजित करना, समायोजित मतलब क्या होगा, उसके साथ तालमेल बैठाना, उसने समझा, उसने बूझा, उसके बाद उसने जाना, और या अपने आप को परिवर्तन करना चालू कर देता है, या फिर ढालना शुरू कर देता है, उसी को तो एडॉप्टेशन कहते हैं। जैसे हम गए, हम बिहार में हैं,
हम यूपी में, हम झारखंड में, हम गुजरात में, हम महाराष्ट्र में है, हम नैनीताल हैं, हम हरियाणा है, हम हिमाचल प्रदेश है, हम असम में है, या फिर हम लोग केरल में हैं, कर्नाटका में हैं, तो जिस माहौल में बच्चा जाएगा और उस माहौल के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना चालू कर दे, ढालना चालू कर दे, या फिर कुछ वहां से एडॉप्ट करना, समायोजित यानी खुद को उसमें समायोजित करना प्रारंभ कर दे, तब समझ लीजिए कि बच्चा एडॉप्ट करना चालू कर दिया। और ये एडॉप्ट जो होता है यहां 2 प्रकार के होते हैं। पहला, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एसिमिलेशन यानी आत्मसात्करण। जब बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है? बच्चा ने कुछ सीखा, मान के चलिए कि आप अपने घर पे बच्चे को सिखा रहे हैं कि हाँ बाबू, घर पे जो भी कोई आएगा आपको दोनों पैर छू के प्रणाम करना है, प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लेना है। जैसे ही किसी अन्य घर में बच्चा जाता है तो वहां पैर छूने की प्रथा नहीं है, वहां हाथ जोड़ के प्रणाम करने की प्रथा है। यानी वहां के बच्चे ने क्या किया? दोनों हाथ जोड़ के बोला कि प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। तो उस बच्चे ने क्या देखा कि हमारे घर में जो संस्कार सिखाए जा रहे हैं, दोनों पैर छूकर प्रणाम करने की विधि सिखाई गई, लेकिन जैसे ही किसी अन्य घर में हम गए तो वहां भी प्रणाम करने की जो विधि है दोनों हाथ जोड़ करके सिखाई गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे ने अपना जो ज्ञान रखा था, यानी दोनों हाथ से पैर छूकर प्रणाम करने का, उसमें उसने क्या किया? एक नए ज्ञान को जोड़ लिया। उसने दोनों हाथ से प्रणाम करना सीख लिया। तो उसने क्या किया कि कभी पैर छूकर प्रणाम ना करके दोनों हाथ से भी अगर प्रणाम करेगा तो उसने क्या किया? एक ज्ञान को जोड़ लिया। और ये ज्ञान जो जोड़ा जाता है, उसी विकसित को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, यानी आत्मसात्करण बोलते हैं। मेरे ख्याल से इस विषय वस्तु को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ भी मैंने कुछ एग्जांपल दिया, मेरे लिए बेस्ट एग्जांपल ये था, अगर चाहिए तो मैं इसको भी दे सकता हूँ, आप देख लीजिए। इसको भी एक देते हैं। जैसे कोई बच्चा सबसे पहले छोटे साइकिल को देखता है, यानी उसने देखा कि हाँ ये छोटा साइकिल है, नन्हा साइकिल है, हमारे चलाने लायक साइकिल है, उसके पूरे रूपरेखा को देखता है, यानी कहने का मतलब उसके पूरे डिजाइन को देखता है। और फिर यदि वो आगे बढ़ता है और देखता है क्या, इससे छोटा तो बड़ा वाला साइकिल आ गया जिसपे दादाजी, पापा जी, भैया, काका सब लोग घूमते हैं। फिर वो क्या किया कि उसने अपना दिमाग लगाया और देखा क्या, इसके भी चक्के हैं, इसके भी चक्के हैं, इसके भी हैंडल है, इसके भी हैंडल है। तो उसने क्या किया कि जो उसके अंदर पहले जो ज्ञान था छोटे साइकिल का कंसेप्ट, उसने उसे बढ़ाकर बड़े साइकिल में कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जो पहले का ज्ञान था उसमें उसने फिर से विकसित करके एक नए ज्ञान का निर्माण किया। उसे ही तो हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। चलिए, अब एक बात आती है, दूसरा पॉइंट, समायोजन। याद रखिएगा, समायोजन। हम वहां पर क्या सीखें कि नए ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को जोड़ देना होता है, और समायोजन में क्या होता है? सबको समाहित करके चलना है। यानी बच्चे अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करने के साथ साथ तालमेल बिठाना चालू कर देता है। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब यह है, स्पष्ट बात मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। बच्चे ने सबसे पहले क्या किया? तालमेल बैठाने की बात मैंने क्या कर दिया, अब ध्यान से सुनोगे। उसके पास जो ज्ञान था, दोनों पैर छू के प्रणाम किया, फिर उसके बाद हाथों से देखा तो उसने अपने ज्ञान में कुछ विकास किया, साथ ही साथ परिवर्तन करना चालू कर दिया। अब उसे अप्लाई करना चालू कर दिया। मान लीजिए कि उसके घर में पैर छूने की दिक्कत हो रहा है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया, तो उसने क्या किया? एक तालमेल बैठा लिया। जब वह बच्चा तालमेल बैठाकर और इस प्रकार की विधि को करना प्रारंभ कर देता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समायोजन। याद रखिएगा, उसी को क्या बोलते हैं? समायोजन। यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी या सूचना गलत हो जाने पर जानकारी को पीछे से सूचना फिर व्यवस्थित करना कहलाता है। अच्छा, एक बात छोड़िए, ये टॉपिक आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इस बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने पहले देखा कि बच्चा साइकिल के छवि को बना लिया, पूर्व ज्ञान में जोड़ दिया, तभी अचानक उसे बाइक दिखाई दे दिया। अरे ये क्या? छोटा साइकिल, बड़ा साइकिल, अचानक बाइक। तो उसने क्या किया कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ समायोजित कर लिया। वो तुरंत उसमें क्या किया? समायोजित कर लिया। समायोजित का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से उसने अपने ज्ञान को तालमेल बैठा लिया है। बिना मतलब क्या कहते हैं? तालमेल बैठाना चालू कर दिया। कहने का मतलब उसने समझ गया कि अच्छा इसमें भी 2 चक्के, इसमें भी 2 चक्के, हाँ इसमें पाउडर मारना है, इसमें पाउडर नहीं मारना है, इसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो वो तालमेल बैठाकर एक नए ज्ञान को फिर से विकसित कर दिया। तो याद रखिएगा, मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा, एक पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? जब बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, याद रखिएगा इसमें जोड़ना शब्द जुड़ा हुआ है प्लस का, ठीक है, जोड़ता है और जोड़कर नए ज्ञान का विकास जब करता है, उसे हम लोग आत्मसात्करण बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। साथ ही साथ यहां पॉइंट करा है कि जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, याद रखिएगा उसमें जोड़ना शब्द था, इसमें परिवर्तन हो गया, परिवर्तन कर वातावरण के साथ तालमेल बिठाना प्रारंभ कर देता है, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समायोजन यानी एकोमोडेशन। मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। अब इससे ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल लीजिएगा कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए बेहतर है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझा रहा हूँ उसको कंसेप्ट वाइज समझ लीजिए, साधारण और आसान लफ्ज़ों में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संतुलन। देखिए बाबू, संतुलन जो होता है, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच जो तालमेल बैठाया जाता है उसे हम लोग संतुलन के नाम से जानते हैं। ये खासकर सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन तो नहीं आए हुए हैं, बट लेकिन एक टॉपिक है तो मैंने सोचा कि इसके बारे में जानकारी दे दूं। याद रखिएगा, संतुलन अगर कह दिया जाए कि दोनों के बीच में संतुलित करना, तो जो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच जो तालमेल या संतुलन कायम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? संतुलन।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, तो एक एग्जाम्पल हम दे ही देते हैं, देख लीजिए। जब बच्चा मम्मी पापा किसी को भी देखता है तो वह रोना चालू कर देता है, क्योंकि बच्चे को पता है कि रोने से मम्मी और पापा मेरे करीब आएंगे, ठीक ना। तो वो क्या किया, दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाना चालू कर दिया, ठीक ना। रोता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि मम्मी भी आ जाए, पापा भी आ जाए, ठीक ना। तो कहने का मतलब है क्या चीज़, कि उसने एकोमोडेशन और एसिमुलेशन दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाना प्रारंभ कर दिया है, ठीक ना। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ध्यान रखिएगा, बच्चे जो होते हैं अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर कार्य करना प्रारंभ कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये अगला टॉपिक है। तो जो बच्चा होता है, कोई भी छोटा बच्चा होता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से, अब इंद्रियां आप समझ रहे हैं कि जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से तालमेल बैठाना प्रारंभ कर देता है। रोना, हंसना, गाना, जिस माध्यम से हो वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है, ठीक ना। आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ 2 पॉइंट हैं, ठीक ना। स्कीम्स और स्कीमा, ये 2 पॉइंट है। स्कीम और स्कीमा है, यहाँ पर ऑलरेडी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पर स्कीम और स्कीमा के बीच में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी काम को अलग अलग से तरीके से करना। याद रखिएगा, किसी भी काम को, कोई भी काम हो जिसको अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं, मैथ आप बनाते हो तो पता चलता है कि एक फार्मूला नहीं, दूसरे फार्मूला, तीसरे फार्मूला, चौथे फार्मूला, यानी एक मैथ बनाने का जो प्रक्रिया है वो कई फार्मूले पर आधारित होते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम काम करते हैं। सपोज दैट आपको यहाँ से अपने चौराहे पर जाना है, आपको अपने घर से आपके अपने चौराहे पर जाना है, तो क्या चौराहे पर जाने के लिए एक ही रास्ता आपको पता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर एक चौराहे, एक पॉइंट पर जाने के लिए इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है और इधर से भी रास्ता है। तो याद रखिएगा, अलग अलग काम करने के तरीका, ठीक ना। जैसे यदि कोई बच्चा खेलने जाना चाहता है, अगर खेलने जाना चाहता है तो मम्मी को पॉलिसी लगाना चालू कर देता है, ठीक ना। मम्मी से बात नहीं बनती तो दादी से लगाता है, दादी से नहीं बात बनती है तो पापा से लगाता है, भैया से लगाता है, दीदी से। यानी वो उसका जो लक्ष्य है, हमें खेलने जाना है, तो वो अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग टेक्निक से वह प्रयास करता है कि मुझे खेलने जाने की इजाज़त मिल जाए, ठीक ना। और ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि वह जानता है कि मम्मी मान गई तो खेलने जा सकता हूँ, दादी मान गई तो जान सकता हूँ, भैया मान गए तो जान सकता हूँ। तो ये गतिविधि जो होती है, याद रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो होती है बच्चों के द्वारा ही अपनाई जाती है, और यही जो तरीका है आपका स्कीम कहलाता है, ठीक ना। स्कीम बनाना, ध्यान रखिएगा, स्कीम नहीं कहते हैं कोई स्कीम है तुम्हारे पास, कोई रखे हो स्कीम, अगर स्कीम नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो वही स्कीम, योजना बनाना, अलग अलग तरीके से योजना बनाना, समझ लीजिए। तो किसी को काम करने के लिए अलग अलग तरीके का योजना बनाना, तरीका बनाना, वही स्कीम कहलाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर प्रश्न आएंगे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से आएंगे, ना कि फैक्ट बेस्ड। ये हूबहू नहीं आएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि स्कीम का मतलब क्या होता है। हाँ, स्कीम मतलब एक अलग तरीके के, अलग अलग तरीका बनाना, ठीक ना, कि कॉन्सेप्ट बनाना, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू को जानना जरूरी था। अगला जो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसमें आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाते हैं। व्यवहारों के पैटर्न यानी वही चीज़ है जिसको मैंने आपको अभी दोहराया है, ठीक ना। अगर बेहतर होगा वो अगर समझ गए तो इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब ध्यान रखिएगा एक चीज़, स्कीमा के बारे में ध्यान रखिएगा। स्कीमा क्या है, पहली बात है, यहाँ नहीं आइए, ये चीज़ आइए। पहले ध्यान से देखिए, बच्चे के दिमाग में जो चीज़ पहले सूचना यानी इंफॉर्मेशन, ज्ञान या नॉलेज, ठीक ना, उपस्थित रहती है, ठीक ना, इसी इंफॉर्मेशन और सूचना और ज्ञान के आधार पर बच्चा अपना कंसेप्ट बना लेता है। याद रखिएगा, दुनिया में जो भी चीज़ उसको समझ में आया है, चाहे किताब हो, पेंसिल हो, कॉपी हो, जो भी चीज़ आपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से वो देखा हुआ है, वो सारे के सारे क्या है, स्कीमा। याद रखिएगा, सारे के सारे क्या है, स्कीमा है। स्कीमा मतलब क्या चीज़, उसका ज्ञान, उसने अभी तक कितना ज्ञान अर्जित किया है, वही स्कीमा कहलाता है। साधारण भाषा में उसने जितना ज्ञान अर्जित कर लिया है वो सारा का सारा स्कीमा कहलाता है। स्कीम क्या है, स्कीम वो चीज़ है जिससे बच्चे अलग अलग तरीके से अपने कार्य को करने के लिए रणनीति बनाते हैं, वो स्कीम है। स्कीमा क्या है, जो भी ज्ञान उसने अभी तक अर्जित किया है उस ज्ञान के आधार पर अपना जो आगे का कार्य करता है, ठीक ना। जो भी ज्ञान, जितना, एवरीथिंग, जो भी चीज़ आपको मिल जाए, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना, चाहे आप कहीं भी उसको लेके जाइए, मेला हो गया, चौराहा हो गया, जहाँ भी आप लेके जाइए, आप दिल्ली लेके जाइए, कलकत्ता, मतलब जो भी क्लाइमेट में वो जो चीज़ अडॉप्ट करता है वही स्कीमा कहलाता है। अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये जो पॉइंट हमारा है ये सबसे बड़ा और सबसे मस्त पॉइंट है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये तो अभी तक मैंने उस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया, क्या क्या आंखें जिन प्याजे के द्वारा कॉन्सेप्ट के तौर पर हमें समझाया गया है। लेकिन अब बात आती है जिन प्याजे की फैक्ट की बात। जिन प्याजे ने कुछ हमें फैक्ट में दिया है, और इसी के आधार पर प्रश्नों का जो लेवल है वो बढ़ता भी है, घटता भी है। साथ ही साथ हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि इस विषय वस्तु में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को आप सबके समक्ष में रखूंगा, देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक, एक प्रश्न आता है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं। किसने दिया है, ठीक ना, तो याद रखिएगा जिन प्याजे ने दिया है।
अगर कोई पूछे जाएगा कि हाँ संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है भाई। इनकी कितनी अवस्था थी, तो 4 अवस्था थी। अच्छा याद रखिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे पहले अवस्था का नाम क्या है, संवेदीय पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 वर्ष तक होता है, ठीक ना, यह अवस्था। आगे चलते हैं, चलिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, यह अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। याद रखिएगा, यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था का मतलब हुआ कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को ही सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदीय पेशीय अवस्था। अगला जो पॉइंट है, याद रखिएगा, जो पॉइंट है ये फैक्ट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसी से क्वेश्चन तो बनाया जाता है। इसलिए एक एक पॉइंट को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, पूरे दिल और दिमाग को एक साथ रख कर इस क्वेश्चन, मतलब जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाइएगा। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। अब उनका ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान, त्वचा, जीभ के माध्यम से सीखते हैं। जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बच्चा क्या करता है, आंखों से देखकर सीखता है, कान से सुनकर सीखता है, सॉरी नाक से सूंघकर सीखता है, कान से सुनकर सीखता है, त्वचा चींटी काटती है तो उसे फील होता है कि हाँ चींटी काटने से दर्द होता है, वो चिल्लाता है, वो रोता है। जीभ यानी जीभ से क्या करता है, स्वाद लेकर समझता है कि हाँ ये कौन सा आइटम है, किस तरीके का है। तो ये अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखने का प्रयत्न करता है। साथ ही साथ पकड़ना, खेलना, लिखना आदि के माध्यम से सीखने की प्रवृत्ति बन जाती है। अगर बच्चा जो है वो किसी को पकड़ के पकड़ेगा, पकड़ा पकड़ी खेल खेलेगा उसके साथ, हंसेगा, बैठेगा, ठीक ना, आप नहीं रहोगे तो चिल्लाएगा, लिखना चालू कर देता है। यानी जैसे ही वो 1 वर्ष से ऊपर जाता है तो स्लेट में आपको छोटा सा ऐसे गाजना चालू कर देता है, ठीक ना, हम लोग उसी समय उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं, इस तरीके से लिखना प्रारंभ कर देता है और उसी से वो सीखने का प्रयत्न करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप अगला पॉइंट देखिए, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पष्ट करके, गंध के द्वारा, यानी वो गंध से भी पहचान लेता है कि हाँ ये क्या चीज़ है, ये सेंट है कि ऑमलेट है कि मटन है कि पनीर है। खाने की प्रवृत्ति को भी पहचान लेता है, साथ ही साथ वह बदबू को भी पहचान लेता है कि हाँ घर में कोई चीज़ मर गया है, कोई चीज़ नहीं मरा। तो इस तरीके की उसके अंदर एक क्षमता पनपने लगती है। और मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि यह कौन से स्टेज में पनपती है, तो मेरे साथियों जवाब जरूर दीजिए अपने कमेंट के माध्यम से। अगर चलते हैं, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, वह खाना खाकर टेस्ट पता लगाकर बताता है कि इसमें कैसा है, किस तरीके का नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, अगर उसे ज़्यादा तीखा दे दिया जाएगा तो चिल्लाने लगेगा, तो उसे समझ में आ जाता है कि बच्चे को तीखा लग गया है। अगर ज़्यादा आप उसको कुछ भी आप दे देते हैं, जैसे मीठा कुछ अगर दे दिए, तो मीठा जब दे दिए तो वो पता चलेगा क्या चीज़ की, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा चाव के साथ खा रहे थे, ये समझ में आ जाता है कि हद से ज़्यादा मीठा है। तो ये बच्चे के अंदर प्रवृत्ति पनपने लगती है, छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है, जैसे पापा, मम्मी, दीदी, चाचा, ये छोटे छोटे शब्द जो होते हैं वह बोलना प्रारंभ कर देता है। साथ ही साथ परिचितों, अगर कोई उनका परिचित अगर आ गया, जैसे मम्मी, पापा, घर के तमाम सदस्य जो बच्चों के साथ काफ़ी हद तक तालमेल बैठा के अगर रहे हैं, तो उनको देखकर वो मुस्कुराएगा, अभिवादन करेगा, स्वागत करेगा। लेकिन जैसे ही कोई अपरिचित आ जाए, कोई बाहरी सदस्य आए, वो देखते ही डरना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसमें वो कंफर्ट फील नहीं होगा, उसे ऐसे लगेगा क्या चीज़ नहीं कि ये मेरा दुश्मन है और घर वाले मेरे दोस्त हैं। तो इनके ये प्रवृत्ति जो है बच्चों के अंदर जागृत हो जाती है। अगला पॉइंट जो है, इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब हो गया वस्तु स्थायित्व, यानी बच्चे के अंदर वस्तु की स्थायित्व गुण आना प्रारंभ हो जाता है। अगर एक बच्चे को, आप आज के समय में मोबाइल बहुत फेवरेट है सारे बच्चों का, एक बच्चे को अगर 1 साल से ऊपर है, यानी 1.5 साल का अगर बच्चा है, उस बच्चे को अगर आप एक मोबाइल देते हैं और मोबाइल देने के कुछ समय बाद उस मोबाइल को आप उसके आसपास छुपा देते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि मोबाइल कहाँ छुपाया गया है और उस जगह पर जाकर वो बच्चा ढूंढना प्रारंभ कर देता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी उसके पास एबिलिटी आना चालू हो गया है। यानी बच्चे अपने दिमाग में वस्तु का छाप बनाना शुरू कर देते हैं, उसका जो इमेज है वो बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो खोई हुई वस्तु को भी ढूंढ लेते हैं। कभी कभी देखिएगा, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सामने आप कभी कभी बाइक का की छोड़ देते हो, चाबी छोड़ देते हो, जैसे ही चाबी छोड़ देते हो आपके दिमाग से उतर गया, लेकिन छोटे बच्चे के दिमाग में वो सेट है कि चाबी यहीं रखा गया था, तो वो अचानक कभी ढूंढ के लाके दे देते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि बच्चे के अंदर वस्तु का छाप बनना शुरू हो जाता है, वस्तु स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ बच्चा जो होता है अनुकरण चालू कर देता है। अनुकरण मतलब क्या हो गया, एक दूसरे का नकल करना चालू कर देता है, नकल करके सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक ना, नकल के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है। यह सारी जो मैंने अभी आपको जितने पॉइंट बताए हैं, ये सारे के सारे किसने बताए हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में मैंने बताया है, ठीक ना, याद रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज। मैं बार बार सेंसरी मोटर स्टेज का नाम इसलिए रहा हूं क्योंकि आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सेंसरी मोटर स्टेज को हिंदी में बोलते हैं संवेदीय पेशीय अवस्था। हिंदी से बेहतर होगा एक बार इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखिए, ताकि आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन डील करने में मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेंसरी मोटर स्टेज का जो वर्ष होता है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, 0 से 2 वर्ष तक का होता है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो होता है 2 से 7 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे के लिए बहुत अहम समय माना गया है। किनके द्वारा? माननीय जीन पियाजे के द्वारा यह सेकेंड स्टेट है, जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। अब इस अवस्था में बच्चे की मानसिक स्थिति किस प्रकार से है, वह सोचने की प्रक्रिया किस प्रकार से रखता है, इस विषय वस्तु को एक एक कर हम देखने का प्रयत्न करेंगे, ताकि जो भी प्रश्न हमें आगे मिले उसे हम बिना स्क्रिप्ट किए प्रत्येक का आंसर देकर नंबर गेन करते हुए अच्छे रिजल्ट के साथ पास हों। तो मैं आप सभी साथियों से फिर से निवेदन करूंगा कि साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को अपना चैनल समझिए, अपने चैनल समझते हुए इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं आपका साथी चंदन इस पूरे विषय वस्तु को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आइए साथियों, सेकंड टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक का होती है, ये बात क्लियर हो गया, जिसे हम लोग आसान भाषा में प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, 0 से 2 के बीच में खेलना एक दूसरे के साथ प्रारंभ नहीं किए, लेकिन जैसे ही 6 से 7 वर्ष के बीच की आयु आना प्रारंभ हो गया, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था में बालक चित्र और शब्दों का प्रयोग करते हुए, ठीक ना, संवाद का प्रयास करते हैं। अगर कोई चित्र उनको दिखा दिया जाए तो वो बनाने लगता है, कल्पना करने लगते हैं कि हाँ, ये जो है ना, ये दिख रहे हो, ये यही बगवा है, यही ना बकरिया वो खा गया था, अरे नहीं ऐसा नहीं था, बकरिया बगवा के पास आ गई तो खा गया था। वो अलग अलग अपना कंसेप्ट बनाना चालू कर देते हैं, एक दूसरे पर संवाद करना, यानी एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं, नए नए शब्दों का चयन करते हैं। तो ये कौन सी अवस्था में है, मैं फिर से बताऊंगा, ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए आगे चलते हैं। इस अवस्था में बालक अनुपात का ज्ञान से भिन्न होता है, ठीक ना, यहाँ पर भिन्न होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। भिन्न का मतलब क्या, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा। अनुपात का मतलब ये मत समझिएगा कि रेशियो। देखिए, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर बच्चे के अंदर 2 कंटेनर दे दिया जाए, बच्चे के पास, माफ कीजिएगा, बच्चे के पास अगर 2 कंटेनर का मतलब समझ लीजिए कोई पतीली, एक गिलास ले लो, ठीक ना, गिलास एक ले लो, एक ले लो आप कटोरा, एक गिलास ले लो, एक कटोरा ले लो। देखिए, ये भी आपका 100 ml पकड़ता है और ये भी 100 ml पकड़ता है, यानी लिक्विड 100 ml पकड़ा पानी। बच्चे के अंदर हमेशा एक कंसेप्ट रहता है कि मम्मी जो हमको दूध देती है ना, गिलास में कम पकड़ता है, कटोरा में ज़्यादा पकड़ता है। तो ये बच्चे के अंदर अभी तक अनुपातिक विवेचन का ज्ञान नहीं हुआ है। वह ये समझने का असमर्थ है कि गिलास और कटोरे की जो पकड़ने की क्षमता है दोनों बराबर है। वह सिर्फ आकार के आधार पर अपने आप को डेवलप करता है, ठीक ना कि अनुपातिक ज्ञान के आधार पर। तो यह कौन सी अवस्था में पाई जाती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपको इस बारे में हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है और मैं बार बार दोहराते हुए ही चलूंगा। आगे चलते हैं। इस अवस्था में बालक चित्र या शब्द का सही तरीके से विकसित नहीं कर पाते हैं, फिर भी वह प्रयास करते हैं। देखिए, कंसेप्ट मैंने अभी बताया कि अभी एक चित्र को देखेंगे, उसमें अपनी शब्दों का निर्माण करेंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा हूबहू सही बोलेंगे, लेकिन प्रयत्न करना चालू कर देते हैं, चित्र के प्रति अपना जो भी कंसेप्ट है उसे बताना चालू कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। वह प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तथा सजीवता और जीववाद का लक्षण भी देखने को मिलता है। देखिए, सजीवता और जीववाद का मतलब क्या है, यहाँ पर एकदम कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सजीवता मतलब ये हो गया कि बच्चे के अंदर यह प्रवृत्ति अभी तक नहीं पनपी हुई है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। कहने का मतलब है कौन सा सजीव है और कौन सा जीव है। बच्चे को कभी कभी देखिएगा अचानक चोट लग जाता है, साइकिल चलाने से हो गया, या फिर कभी ठेक लग गया, किसी चौकी से लग गया, किसी पलंग से लग गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है, घर के जो गार्जियन होते हैं उस माफ कीजिएगा, उस पलंग, चौकी, जो भी जिस माध्यम से उसे चोट लगा हो, उसे तुरंत जाके 2 थप्पड़ मारते हैं, थप थप। जब उसे थप्पड़ मारा जाता है तो बच्चा के अंदर एक संतुष्टि पैदा होता है कि मुझे इसने मारा तो पापा ने उसको मार दिया, मम्मी ने उसको मार दिया, दादा ने मार दिया, दादी ने मार दिया, बुआ ने, फूफा ने, सब ने, मतलब उसको एक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस स्थिति में बच्चे को यह पता ही नहीं रहता है कि वह निर्जीव चीज है, उसमें जीव नहीं है, तुम्हारी तरह, हमारी तरह, अपनी तरह। तो यह कब देखने को मिलता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर यह छवि देखने को मिलता है कि बच्चे के अंदर सजीवता और जीववाद का लक्षण देखने को मिलता है। क्लियर, मेरी बात से आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। उसके अनुसार गुड़िया में जान हो जाता है, गुड़िया के साथ अच्छे से खेलना प्रारंभ होता है। छोटी छोटी बच्चियों को देखिएगा, बच्चियाँ अक्सर गुड़िया डॉल के साथ खेलती हैं, अलग घर का निर्माण करती हैं, उस समय घर बनाती हैं, बहुत सारे चीज़, मतलब एक एक अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलता है। उनकी सक्रिय ज्ञान का दृश्य देखने को मिलता है। साथ ही साथ सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। उनको सब लगता है कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सब सजीव हैं, सब हमारे लिए हैं, सब मेरे ही लिए हैं, मेरे अलावा तो किसी के लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यह अवस्था क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। अब ध्यान रखिएगा, क्रिया कोई भी काम करने की पहले की अवस्था है, याद रखिएगा, यह क्रिया करने की पहले की अवस्था है। कोई क्रिया मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, इसमें रिस्पॉन्स नहीं होता है। आप इसमें कोई काम तो कीजिएगा, कोई भी क्रिया तो कीजिएगा, लेकिन यह क्रिया करने की पहले की अवस्था है, इसमें वो कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चे किसी वस्तु को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। वो समझेंगे कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन ये क्यों है इसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। वो उनको लगेगा कि हाँ ये रोटी है, रोटी खाने से रोटी खाया जाता है, लेकिन क्यों खाया जाता है ये नहीं बता पाएंगे। ये बोला जाएगा कि ये दूध है, दूध पिया जाता है, लेकिन क्यों पिया जाता है ये नहीं बता पाएंगे, यानी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। यह अवस्था क्या होता है, क्रिया करने की पहले की अवस्था, यानी रिस्पॉन्स करने की पहले की अवस्था है। कौन सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आइए चलते हैं। बालक सिंबल का मतलब हो गया चिन्ह का यूज करना सीख लेता है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे विषय वस्तु को जानने का प्रयत्न करता है, वो सीखना प्रारंभ कर देता है। साथ ही साथ अगर उस बच्चे को अगर दे दिया जाए कि हाँ ये क्या है बच्चा, तो ये बच्चा देखेगा तो बोलेगा क्या चाहिए, रोटी, ठीक ना। अगर इसी को बोला जाए क्या चाहिए, सूरज के ऊपर, ये सूर्य को भी देखेगा ना, तो ये क्या बोलेगा, उसको भी रोटी ही बोलेगा। अगर चांद को देखेगा तो क्या बोलेगा, वो भी रोटी ही बोलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ कि जो भी आकृति गोल होती है उसे रोटी बोला जाता है। तो सिंबल का यूज करना तो सीख लेता है, लेकिन उसे डिफाइन नहीं कर पाता है, उसको बता नहीं पाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा, यह सिंबल जानने का प्रयत्न करता है, लेकिन इसके बारे में क्लियर नहीं हो पाता है। साथ ही साथ गणित के 2D 3D आपने पढ़ा होगा, तो इस विषय में मैंने आपको दिया। 2D आकृति में से किसी आकृति का जिक्र किया जाए तो बच्चा उसका इमेज अपने दिमाग में बना लेता है। जैसे अभी मैंने बताया कि हाँ ये रोटी हो गया, अगर बच्चा से बोला जाए कि ये रोटी नहीं, ये सर्कल है, ठीक ना, इसको वृत्त बोलते हैं, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जहाँ इसको हम रोटी बोलेंगे एकदम समझ जाएगा। अच्छा, बच्चे को बोला जाएगा रेक्टेंगल है, यानी रेक्टेंगल है, तो ये बच्चा बोलेगा रेक्टेंगल नहीं, ये दीवार है, ठीक ना। तो बच्चे के अंदर एक इमेज इस तरीके का बना हुआ है, ठीक ना। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने कंसेप्ट में क्लियर करना प्रारंभ कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्रारंभ कर देता है, ठीक ना। लक्ष्य निर्देशित मतलब क्या हो गया, वो एकदम लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा ना, हमको चाहिए तो चाहिए, आज पापा हम आइसक्रीम खाएंगे तो खाएंगे ही, जिद्दी हो जाना, आज हमको बैट बॉल चाहिए तो चाहिए, ठीक ना। इस तरीके की जो जो मनोवृत्ति बच्चों के अंदर बनना चालू हो जाता है, यह प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बनना प्रारंभ हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाता है। बालक लक्ष्य निर्देशित हो जाता है एकदम, मतलब नहीं उसको चाहिए, हाँ हमको चाहिए तो चाहिए भाई, आप कहीं से लाके हमको दीजिए, ठीक ना। ऐसे ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल वो करेगा, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जो हड्डी में टच होंगे, लेकिन उसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिन पियाजे का मानना है कि बालक की यह छवि है, बालक का यह नेचर है। जब बालक प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है तो इस तरीके से व्यवहार करता है हम लोग के साथ, तो आप इसे घबराइए मत। एक शिक्षक होने के नाते आप इसे समझिए और समझ के साथ अपने सूझबूझ के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यही मैं आपको उस समय से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और इसी प्रयत्न के साथ मैं आगे वीडियो बढ़ाते हुए चलूंगा। आगे चलते हैं। देखिए, बच्चे के अंदर अहम केंद्रित हो जाता है, यानी ईगोसेंट्रिज्म। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईगोसेंट्रिज्म। ये पूछा गया है करीबन मेरे जानकारी के अनुसार ये कम से कम 8 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। घुमा फिरा कर बात की जाए तो ये 20 बार से ऊपर हो जाएंगे बच्चे, मेरे बाबू, ये 20 बार से ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं। इसको याद रखिएगा, 20 टाइम्स क्वेश्चन रिपीटेड। अहम केंद्रित, याद रखिएगा, अहम केंद्रित मतलब ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे के अंदर जो है ना एक अलग सा ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। ईगो मतलब क्या चीज़ होता है आप समझ सकते हो, और वो क्या हो जाता है, अहम केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सोचता है, करता है, उसके लिए वही ठीक है। अगर आप बोलिएगा बाबू खेलने मत जाओ, खेलने जाओगे तभी पैर में चोट लग जाएगा, तो पता है वो इतना गुस्से के साथ एकदम अपने आप को कंट्रोल करेगा, ठीक ना। उसके अंदर एक ईगोसेंट्रिज्म आ जाएंगे। अगर बोला जाएगा मोबाइल देखता है दिन भर, पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक, तो वो तनाव में आ जाएगा, वो तुरंत बौखलाहट में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, उसके द्वारा प्रत्येक कार्य उसकी नज़र में ठीक है, वो जो कर रहा है, जो करना चाहता है वही ठीक है, ठीक ना। उसका कोई हस्तक्षेप करे तो वह चिड़चिड़ा जाएगा, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक ना। उसके अनुसार मैं जो करता हूं वही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी उसने जो अपने लिए एक विचार अपने अंदर व्यक्त कर लिया है, एक अलग सा माहौल अपने मनों के अंदर विकसित कर लिया है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। और ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में बच्चा जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करता है, उसके लिए वही ठीक है, इसके अलावा कोई ठीक नहीं है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, उसके लिए वो ठीक नहीं है। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं, अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी। याद रखिएगा, अपलटावी का गुण इसमें नहीं आता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। अगर बच्चे को दे दिया जाए कि बताइए 2 × 3 कर दीजिए तो इसका आंसर 6 होगा, लेकिन बच्चे को ठीक इसी को उल्टा करके दे दिया जाए कि 3 × 2, तो वो 6 आंसर देने में कुछ देर के लिए हिचकिचा जाएगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि दोनों को सिर्फ और सिर्फ डिजिट को हेरफदल किया गया है। यानी कहने का मतलब है एक दूसरे को स्थानों को परिवर्तन किया गया है। तो इसमें अपलटावी का जो लक्षण है इस अवस्था में नहीं पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक को दूरी, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस, वेट, हाइट,
पैसा, रुपया यानी मनीज आदि का कंसेप्ट में कमी पाया जाता है। देखिए बच्चे के अंदर, जैसे मैंने कंटेनर का एग्जांपल दिया था आपको, एक गिलास का, एक कटोरी का, तो उस समय उसने क्या किया, उसके अब पता ही नहीं चला कि किसमें कितना पानी पकड़ेगा, ठीक ना। दूरी की बात की जाए तो बच्चे के अंदर जो सीधा दिखाई देने वाला तथ्य होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बोलेगा बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमाकर ऐसे ऐसे अगर लेके जाया जाएगा तो वो बच्चा बोलेगा क्या, ना ये दूर थोड़ी है, तो बहुत नज़दीक है। तो बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ बच्चे के अंदर अगर दे दिया जाए कि हाँ ये 2000 रुपये का नोट है, ठीक ना, और वहीं पर ध्यान से देखिएगा ये 2000 रुपये का नोट है, और साथ ही साथ वहाँ पर आप अगर इससे, माफ़ कीजिएगा 2000 नहीं, थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप दे दीजिए पुराना वाला 100 रुपये का नोट, ठीक ना, और एक दे दीजिए आप 200 रुपये का नोट। तो देखिएगा दोनों की जो लंबाई होती है दोनों के अलग अलग होती है, तो बच्चा 100 के ऊपर ज़्यादा जाएगा, 200 के ऊपर नहीं जाएगा। साथ ही साथ बच्चे जिस पैसे के बारे में जितना महत्व जानता है उसी के अनुसार काम करेगा। अगर आप 10 रुपये का नोट दे दीजिए और वहीं पर आप 10 सिक्का दे दीजिए, ठीक ना, कॉइन्स दे दीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कॉइन्स बच्चा उठा लिया और नोट आपको छोड़ दिया, ठीक, क्योंकि उसके अंदर ये पता है कि इसमें संख्या कितनी है, 10 है, ठीक ना, इसकी संख्या कितनी है, 10 है, और इसकी संख्या कितनी है, 1 है। आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीकरण, ध्यान से देखिएगा, केंद्रीकरण, ठीक ना। इस अवस्था में बालक किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। देखिए वो एक पॉइंट को करना चालू कर देता है, किसी एक पॉइंट को लेकर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर अपना करना चाहता है, यानी केंद्रीकरण करना प्रारंभ कर देता है, ठीक ना। साथ ही साथ संरक्षण, कंजर्वेशन, याद रखिएगा संरक्षण करने की जो प्रवृत्ति उसके अंदर होती है उस समझ में वो असमर्थ रहता है। वो कंजर्वेशन, माफ कीजिएगा दोस्तों, कंजर्वेशन जो होता है, कंजर्वेशन मतलब कि उसके अंदर असमर्थ होता है, यानी वो समझ नहीं पाता है कि एक गिलास और एक कटोरी में कितना पानी दोनों के अंदर है, तो कंजर्वेशन की कमी आ जाती है। इसके आधार पर यह समझने का प्रयत्न आप कीजिएगा कि लंबाई का आधार गिलास से ज़्यादा पानी, जो भी आपको मैंने अभी समझाया, कंजर्वेशन की कमी पाई जाती है। साथ ही साथ क्रमबद्धता तरीके से किसी कार्य पर बालक नहीं कर, क्रमबद्ध का मतलब एक सीक्वेंस, वो सीक्वेंस से कोई काम नहीं करेगा। मान के चलिए कि हम अगर बताते हैं कि सुनो बेटा 1 के पास 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, आप इसी सीक्वेंस से, इसी क्रमबद्ध तरीके से अपने कार्य को पूरा कीजिएगा तो नहीं करेगा। बच्चा को जो पसंद आएगा सबसे पहले वो करेगा, वो पहला वाला करेगा, एक बार चौथा कर देगा, 10वां करेगा, नहीं होगा तो छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर एक क्रमबद्ध तरीका नहीं पाया जाता है, वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, वह अपने तौर तरीके के अकॉर्डिंग काम करता है। कौन सी अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए, नकल करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में नकल करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, उसको देखकर वो नकल करेगा, ओहो वैसे बनाया है, अच्छा सर उसको गुड़ दिए हैं, रुको हम ही उसे बना देते हैं। तो एक भारत का मानचित्र बनाने के लिए तुरंत क्या करेगा, वो तुरंत उस एक पेज को काटेगा और उस मतलब एसएसटी का जो बुक होगा उसमें से भारत का मानचित्र बनाना प्रारंभ कर देगा। तो नकल करने की जो प्रवृत्ति उनके अंदर है वो विकसित हो जाती है। कौन से स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। आइए अब बात करते हैं हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय अवधि है 7 से 11 वर्ष। तो मेरे साथियों, बिना समय गवाए बिल्कुल मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ बने रहिए। मैं बार बार यही कहूंगा, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी वीडियो मिलेंगे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ मिलेंगे। मैं अपना 100% आप सबको देने के लिए तैयार हूं। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि क्या मुझे भी आपका 100% सहयोग मिलेगा? मैं इसका जवाब आप पे छोड़ता हूं और अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलता हूं। मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से रखी वस्तु को देखकर कुछ कर चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है। देखिए मूर्त मतलब क्या होता है, पहले एक बात एक झटके में समझिए। मूर्त मतलब वो चीज जो सामने दिखता है, जिसे हम छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसको ठोस वस्तु। मूर्त मतलब क्या चीज, समझ लीजिए ठोस, स्पष्ट एक बात में समझिए, ठोस, जो भी ठोस वस्तु हो गए, ठोस विचार हो गए, जो सामने दिख रहा है वही मूर्त कहलाता है, ठीक ना। तो कह रहा है क्या चीज कि जो मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से रखी वस्तु को देखकर चिंतन प्रारंभ कर देता है, कुछ सोचने लगता है, कुछ समझने लगता है। तो ये क्या करता है, कौन सी अवस्था में ये चालू हो गया, आप समझिएगा। मूर्त मतलब क्या, कंक्रीट, और कंक्रीट मतलब आप समझते हो, कंक्रीट किसे हम लोग बोलते हैं, अगर साधारण से मटेरियल की भाषा में बोले तो जो भी तत्व हमारे घर बनाने के उपयोग में आते हैं वो कंक्रीट का काम करते हैं। तो एक कंसेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, यानी ठोस वस्तु, ठीक ना। ठोस वस्तु के माध्यम से जब बच्चा कोई भी चीज सीखना प्रारंभ कर देता है, ठोस मतलब क्या हो गया, एकदम एक्यूरेट। ठोस मतलब क्या हो गया, एक्यूरेट, वह प्रारंभ कर दिया, वो समझने लगा है, उस विषय को जानने लगा, यही तो ठोस है, यही तो मूर्त है, इसी को तो कंक्रीट बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इस अवस्था में बालक के अंदर जीववाद, मतलब अब उसके अंदर ये पता चल गया कौन लिविंग है कौन नहीं लिविंग है। इससे पहले प्री ऑपरेशनल में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी टाइम अवधि बढ़ी, 7 से 11 वर्ष का बच्चा होना चालू हुआ, वैसे वैसे उसकी अवस्थाओं में, उसकी बातों में, उसकी समझ में परिवर्तन होना चालू हो गया। यानी वह सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया कि कौन सा लिविंग है कौन सा लिविंग नहीं है। साथ ही साथ अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी की भी उसके अंदर एबिलिटी आ गई, यानी वह समझ गया कि हाँ 3 × 2 कीजिए या फिर 2 × 3 कीजिए,
दोनों का आंसर सेम होगा। साथ ही साथ लंबाई के बारे में जो उसका कंसेप्ट है वो समझ में आया, चौड़ाई के बारे में समझ में आया, पैसा रुपया के बारे में समझ आना चालू हो गया, भार के बारे में या वजन क्रमबद्ध तरीका, यानी कहने का मतलब सीक्वेंस से अब समझना चालू कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया होगा कि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, तो बच्चा करना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले जो स्टेज था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज था उसमें यह बच्चा असमर्थ था, लेकिन जैसे ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आया बच्चे के अंदर यह गुणवत्ता पनपनी और बननी चालू हो गई। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा संरक्षण का तरीका। देखिए संरक्षण का तरीका मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था, अगर बच्चे को आप 10 रुपया दीजिएगा ना तो एक गुल्लक में रखना चालू कर देगा, यानी वो इकट्ठा करना चालू करेगा, वो संरक्षित करना चालू कर दिया। ये सारे के कंसेप्ट गुण आ जाते हैं उनके अंदर, ठीक है ना। और साथ ही साथ याद रखिएगा इस अवस्था में बालक उदाहरण के ऊपर अपना तर्क व्यक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भी अगर उदाहरण आप उनको दीजिएगा तो वो अपना एक तर्क प्रस्तुत करना चालू कर देंगे। आपको क्या चीज़ की बेटा जानते हो हमारे लिए ना पानी अति आवश्यक है, तो उसमें वो तर्क देगा अपना कि सर पानी आवश्यक, हाँ सर क्यों नहीं, बिना पानी का हम लोग कैसे रह पाएंगे, बिना पानी का हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे, बिना पानी का हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तरह तरह के अपने अपने कंसेप्ट को वो देना प्रारंभ कर देगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कब, जब ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा आ गया तब। इससे पहले प्री ऑपरेशनल में नहीं था, सेंसरी मोटर में और नहीं था, लेकिन जैसे ही कॉन्क्रीट में आया उसने अपना कॉन्सेप्ट एक विकसित करना प्रारंभ कर दिया। साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बोलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आगमनात्मक तर्कन यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग। याद रखिएगा इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यानी हम व्यायाम रोजाना करना चाहिए, हमें व्यायाम रोजाना करना चाहिए, हमें कसरत डेली करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, इस पर बच्चा जब अपनी प्रतिक्रिया देना चालू कर दिया तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग वो प्रारंभ कर दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस अवधि में यानी 7 से 7 to 11 का जो अवधि है, वर्ष है, इस वर्ष में बच्चा उदाहरण से पहले सीखता है, नियम से बाद में। सबसे पहले अगर किसी बच्चे को इसमें सिखाना है, कोई भी विषय वस्तु अगर सिखाना है तो सबसे पहले आप उदाहरण के साथ सिखाइएगा। उदाहरण देकर उस बच्चे को अगर आप सिखाना प्रारंभ करेंगे तो वो अच्छे से सीखना प्रारंभ करेगा, लेकिन नियम देखने के बाद आप उदाहरण दीजिएगा तो ये मुश्किल होगा। इसलिए इस अवधि में उदाहरण सबसे पहले आता है और नियम बाद में आता है। कौन सी अवधि में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक। इसके साथ साथ इसमें एक काल्पनिकता, यानी कहने का मतलब है कि वो एक अलग सोच, कल्पना की जो कल्पना है वो प्रारंभ करता है, मतलब सोचना प्रारंभ करता है, कल्पना करना प्रारंभ कर देता है, ठीक ना। विकसित नहीं होता है लेकिन प्रारंभ करता है। याद रखना विकसित अलग हो गया, प्रारंभ अलग हो गया। मैंने यहाँ प्रारंभ का जिक्र किया यानी शुरू कर दिया, अभी शुरू किया है, लेकिन अगर बात आ जाए कल्पना विकसित कब हो जाती है, पूर्ण रूप से वो विकसित कब हो जाता है, कल्पना में परिपक्व कब हो जाता है, तो याद रखिएगा जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आप स्पष्ट रूप से आंख मूंद के टिक लगाइएगा। पॉइंट नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा 11 से 15 साल यानी चौथी अवस्था जिसमें बच्चा यह प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा जो बालक होता है अमूर्त चिंतन यानी ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो, कल्पना की थिंकिंग, जो विषय वस्तु उसके समक्ष नहीं भी रहेगा ना तो उसके बारे में वो अपना एक कॉन्सेप्ट लाकर आपके सामने हाजिर कर देगा। अगर बच्चे से बोला जाएगा कि बाबू ये बताओ क्या चीज़ कि हमारे लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, तो बच्चा अपने दिमाग से हर तरीके से सोच समझ कर आपके समक्ष लाकर उस प्रश्न का उत्तर लाकर रख देगा। यानी उसके अंदर एक ऑब्स्ट्रैक्ट, एक अमूर्त चिंतन आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जो उसके समक्ष नहीं भी है उस विषय वस्तु को समझकर उसका कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया उसने। इस अवस्था में याद रखिएगा, इस अवस्था में बालक नियम के ऊपर अपना तर्क प्रारंभ कर देते हैं। याद रखिएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा था तो उदाहरण से नियम की तरफ हम गए, लेकिन जैसे ही हम आए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक ना, उस स्टेज में हमें क्या मिला कि जो बच्चा है नियम के ऊपर अपना तर्क देना चालू कर दिया। मान के चलिए कोई बच्चा है, अगर मैंने बोला कि a+b का होल स्क्वायर, तो उसने अपना यहां पर तर्क दिया कि इसके 2 विधि हैं, 2 रूल है, 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। फिर उसके अलावा एक और रूल दे दिया कि सर क्या इसको ऐसे करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी a+b और यहां पर a+b, तो यानी बच्चे के अंदर नियम के ऊपर तर्क करना प्रारंभ करना चालू कर देता है। कौन सी अवस्था में, याद रखिएगा इस अवस्था का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए आगे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर आगे कह रहा है, याद रखिएगा संज्ञान, यह कॉग्निटिव का सबसे बेहतरीन अवस्था माना जाता है। यानी संज्ञान यानी सीखना, जानना, समझना, हर चीज को कंसेप्ट वाइज क्लियर करना, किस अवस्था को माना जाता है, उस अवस्था का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आगे चलते हैं। किसी भी चीज या वस्तु को जानना संज्ञान होता है। याद रखिएगा मैंने संज्ञान के बारे में आपको यहाँ बताया है कि संज्ञान किसे बोलते हैं, कोई भी विषय वस्तु को अगर हम जानते हैं वही संज्ञान होता है, वही कॉग्निटिव होता है, वही कॉग्निटिव होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक निगनात्मक तर्कन विकसित हो जाती है, यानी नियम से उदाहरण की तरफ बच्चा जाने लगता है। अगर उसे आप a+b का होल स्क्वायर अगर बता दिए तो उसे वो प्रश्न को हल करना प्रारंभ कर देता है। यानी बच्चा जो होता है नियम से उदाहरण की तरफ आसानी से तर्क वितर्क करके उस क्वेश्चन को डील कर आपके समक्ष लाके खड़ा कर देगा। तो यह कौन सी अवस्था में पाई जाती है, इसका जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों इतना ही तक आज का टॉपिक था। मेरे हिसाब से आपने पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, जाना होगा। मैं फिर से कहूंगा कि आज का जो टॉपिक था वो जिन प्याजे था।
जिन पे आ जाते हैं साथियों। अगला जो टॉपिक आएगा आपका वो होगा प्रैक्टिस सेट। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जल्द लाना होगा, तो प्रैक्टिस सेट 2 मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक ना। और इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत जल्द आपको बना के दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें मिलेंगे और अच्छे खासे तरीके से आपको डील भी करना होगा। साथियों मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने प्यार को इस चैनल के माध्यम से बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।